सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, इस समय मैं करनाल के श्यामगढ़ में हूँ और आलू पर यहाँ पर बहुत काम होता है। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ हरियाणा प्रदेश के हॉर्टिकल्चर बागवानी विभाग के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी जी हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि ये जो द्वितीय कॉन्क्लेव चल रहा है आलू का 15 और 16 कल भी चलेगा, ये इसका लक्ष्य क्या है और क्या है उपलब्धियां और क्या है कार्यक्रम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, करनाल में आप आए हैं। तो आप बताइए कि ये कॉन्क्लेव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या क्या नई स्कीम्स किसानों के लिए आने वाली हैं या चल रही हैं हॉर्टिकल्चर में। धन्यवाद। पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमें मौका दिया कि और आप अपने चैनल के साथ यहाँ हमारे द्वितीय पोटैटो एनक्लेव आलू के एनक्लेव में आए और किसानों से बातचीत आप कर रहे हैं। हमारा जैसे कि आपको मालूम ही है कि हरियाणा के अंदर बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन हेतु कई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं, जिसको हम उत्कृष्टता केंद्र का नाम दिया हुआ है। उसी के तहत सबसे पहला केंद्र जो बनाया गया था वो गरोंडा में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के नाम पे हुआ था। उसके बाद फिर अलग अलग ज़िलों के अंदर लगभग अब 11 ऐसे केंद्र बनाए जा चुके हैं, जो सब्जी के ऊपर, फलों के ऊपर, मधुमक्खी के ऊपर, आलू के ऊपर, सारे ऐसे केंद्र बन चुके हैं जो कि अलग अलग ज़िलों के अंदर हैं। 3 और केंद्र हैं जो बनाए जा रहे हैं और अभी 22 तारीख जो आने वाली है उसमें भिवानी के अंदर वो केंद्र का भी उद्घाटन होगा। तो इन केंद्रों का बनाने का मकसद ये है कि वहाँ की जो जलवायु है, मिट्टी है और वहाँ का जो पानी है, उसको देखते हुए वहाँ पे कौन सी फसलें हो सकती हैं उनका वहाँ पे प्रदर्शन करना और उसको कमर्शलाइज कैसे किया जा सकता है या टेक्नोलॉजी को कैसे डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है। मकसद वो है ताकि किसान आएँ और देख पाएँ और उसको समझ पाएँ और अपना फिर आगे अपने खेत में उसको अडॉप्ट कर पाएँ। तो ये मकसद था इन केंद्रों का स्थापित करने का। तो उसी कड़ी में जो ये केंद्र है हमारा, ये हमारा आलू उत्कृष्टता केंद्र है, जिसको हम पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर कहते हैं। इसके अंदर मेन मकसद हमारा ये है कि हमने जो पोटैटो के जो सीड का तैयार करने का जो तरीका है उसको हमें दूसरे तरीके से, जिसका नाम टिश्यू कल्चर कहते हैं, तो टिश्यू कल्चर के थ्रू पोटैटो को सीड तैयार करने का हमने इसके अंदर यहाँ पे प्रोग्राम किया हुआ है। सर, आपने अभी टिश्यू कल्चर की बात की। कन्वेंशनल वे से भी हम आलू का उत्पाद करते रहे हैं, तो आपका क्या विचार है कि आने वाले समय में टिश्यू कल्चर से आलू की उत्पादकता में बम्पर जंप आने की संभावना है, अच्छा क्वालिटी सीड बनने से? देखिए कि इसमें जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और टिश्यू कल्चर में मेथड्स में सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो यही होता है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन बड़ी फास्ट होती है। ट्रेडिशनल मेथड में जो सीड हम तैयार कर पाते हैं वो बहुत समय लगता है और उसकी जो मात्रा है वो भी कम होती है। टिश्यू कल्चर के थ्रू हम वही जो जनरेशंस हैं बहुत जल्दी और बड़ी लार्ज क्वांटिटी में हम इसकी तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि एक इसको जो मेजर हम शिमला से, सीपी राइस शिमला से सिर्फ 2 पौधे लेके आते हैं वो टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उस पौधों से फिर हम कई साइकिल के अंदर अपनी जो हमारी लैब है, क्योंकि वो इन विट्रो बोलते हैं उसको, लैब के अंदर ही हम वो उसके माइक्रो प्लांट तैयार करते हैं और उन माइक्रो प्लांट को फिर हम अपने नेट हाउसेज में लगाते हैं। किसान भाइयों, साहब ने बोला कि टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिससे बहुत ही कम समय में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्कृष्ट आलू का बीज जो है वो एरोपोनिक विधि हो या इन विट्रो हो, वो टेस्ट ट्यूब में ही तैयार करेंगे, फिर बाद में उसको कंडीशनिंग करके और मेथड से वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको निकट भविष्य में बहुत अच्छे आलू के बीज मिलने की संभावना है। आलू का जो ज़्यादा अधिकतम क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र के अंदर, और वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर शाहबाद एरिया में काफ़ी है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अलग अलग जगह पे डेमोस्ट्रेशन करें, और पिछले 3 साल से हमारे डेमो ना केवल कुरुक्षेत्र में बल्कि जैसे जज्जर, फतेहाबाद, नारनौल, सिरसा वगैरह ज़िलों के अंदर भी हमने वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि हम ये देख पाएँ कि वहाँ पे वैराइटीज़ का परफॉर्मेंस कैसा है और वहाँ पे किसानों को वहाँ पे देखने के बाद उसको अडॉप्ट कर पाएँ। उसमें हम काफ़ी सफल रहे हैं और काफ़ी एरिया अब हमारा जो आज हमारे फंक्शन के अंदर कहीं जो जिनको सम्मान भी मिला है वो उन क्षेत्रों से भी हैं, उन क्षेत्रों से भी हैं जहाँ पर आलू का मात्रा पहले कम होती थी, अब वो भी वहाँ पे 100-100 एकड़ के अंदर एक किसान भी करना शुरू हो गया है।
दूसरा प्रयास ये है कि किसानों को आलू के लिए जो अब सीड प्रोडक्शन का प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि हरियाणा में आलू सीड के हब के नाम से जाना जाए। अभी तक आलू सिर्फ एज ए फ्रेश आलू जिसको कहते हैं कि टेबल आलू बोलते हैं, जो घर में खाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि किसान यहाँ पे अपना सीड का भी प्रोडक्शन काम करे और वो फिर दूसरे प्रदेशों में और हरियाणा के किसानों को जिनकी ज़रूरत है, क्योंकि आलू की सीड की बहुत रिक्वायरमेंट होती है और महंगा भी होता है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए, क्योंकि इसकी कीमत जो किसानों को मिलती है वो लगभग 2 से 2.5 गुना ज़्यादा मिलती है फ्रेश आलू की बजाय। तो इस बिज़नेस में आना चाहिए। पंजाब पूरे इंडिया का लगभग 70% सीड ट्रेड को होल्ड करता है, तो हम चाहते हैं कि हम भी अभी शुरू करके तो 10-15% तक। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कहा कि युवा किसान आलू के बीज बनाने की कला को सीखें और उस संदर्भ में शामगढ़ स्थित ये केंद्र जो है ये उनको प्रशिक्षण भी देगा और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी देगा, तकनीक देगा, ताकि उनको आर्थिक लाभ हो, क्योंकि आलू के बीज की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जी सर। तो उसी क्षेत्र में अभी हमने लगभग ऐसी कई कंपनियों के साथ समझौते करवाए हैं। 8 से 10 ऐसे FPOs हैं जो कि केवल आलू के FPO के नाम से जाने जा रहे हैं, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं FPOs को। तो उन्हीं के तहत 4-5 अच्छी कंपनियों के साथ, उन सभी के साथ MOU साइन हुए हैं, जैसे मैकॉन कंपनी है, सिद्धि विनायक है, ITC है और पेप्सिको है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी आने शुरू हो गए हैं इन किसानों के साथ। आप बताना चाहेंगे किसानों को कि कौन से ऐसे FPO हैं जो बड़ा एक्टिवली काम करना शुरू कर गए हैं? हमारे अभी लगभग 33 ऐसे FPOs हैं जिन्होंने ऐसे पैक हाउस बनाकर और उनको चलाना शुरू कर दिया है, और 35 के करीब एक ऐसे हैं जो कि अगले हमारे 3 माह के अंदर वो भी चालू हो जाएंगे। तो टोटल लगभग 68 ऐसे पैक हाउसेज होंगे जो FPO द्वारा संचालित होंगे, और उन FPO का जो ट्रेड हो रहा है वो जो अच्छी कमर्स कंपनीज़ हैं और जो खुद भी वो अपना ब्रांड के नाम से बेचना शुरू कर दिया है। तो प्रयास ये है कि हरियाणा में हर एक क्लस्टर्स बने। हमने लगभग 400 ऐसे क्लस्टर चिन्हित किए हुए हैं पूरी हरियाणा भर के अंदर, और हर एक क्लस्टर के अंदर एक FPO बनाने का है। लगभग 393 के आसपास हम FPO बना चुके हैं, और हर एक क्लस्टर के अंदर एक पैक हाउस बनाने का है, ताकि वो एक हब बने, एक मंडी की तरह से काम करें, और वो भी सारा का सारा जो वहाँ का बिजनेस हो वो FPO और उसके द्वारा संचालित जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनके से संचालित हो। तो ऐसे ना केवल आलू के, बल्कि टमाटर के, गाजर के, किन्नों के, भिंडी के, मटर के, तो ऐसे सभी फसलों के, बेबी कॉर्न के, स्वीट कॉर्न के, मशरूम्स के, ये सभी के सभी ऐसे FPOs, स्ट्रॉबेरीज़ के हिसार के अंदर, तो ऐसे FPO बन चुके हैं और वहाँ पे काम शुरू हो चुका है, कहीं चल भी चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगले आने वाले 5 सालों के अंदर करीब 300 से 400 ऐसे पैक हाउस हमारे हरियाणा में होंगे जो कि एस्टेब्लिश हो पाएंगे, और एक अच्छे एग्री बिजनेस की तरफ से ये एक हरियाणा में वो डायरेक्ट जो हम कहते हैं कि फार्म टू फोक जो हम कहते हैं, ताकि वो कंज्यूमर तक वो आइटम अपना पहुंचा पाए, उससे वही एक जरिया जिसमें किसानों की आमदन जो है ज़्यादा हो सकती है। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि गेहूँ धान का फसल चक्कर जो है बड़ा प्रिडोमिनेंट है अपने हरियाणा में, पंजाब में भी। तो इसमें कमी लाने के लिए कौन से ऐसे सब्जियां हो सकती हैं या बागवानी के तरीके हो सकते हैं कि किसानों का रुझान उस तरफ बढ़े और पानी की जो समस्या है या दूसरी समस्याएं हैं उनसे हमको निदान मिले? देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर जितनी भी क्रॉप्स आती हैं उसके अंदर प्रीडोमिनेंटली बागवानी की फसलें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। डाइवर्सन में मक्का का भी डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, बाजरा का भी करते हैं, मिलेट्स जैसे आजकल काफ़ी प्रचलन शुरू हो गया है। और उसी के साथ साथ हमारे जो सब्जियों के अंदर काफ़ी लोग हैं जो डाइवर्सिफिकेशन को अपना रहे हैं। अमूमन जो दूसरी फसलें हैं उससे लगभग इसमें 2 से 2.5 गुना तक इनकम ज़्यादा होती है। अब क्योंकि इसमें मंडी तो नहीं होती है, मंडियाँ के अंदर एश्योर्ड बाय बैक तो होता नहीं है। मंडियाँ सरकार ने 32-33 ऐसी मंडियाँ बनाई हुई हैं सब्जियों की, जहाँ पे किसान अपना माल बेच सकते हैं, लेकिन इसमें MSP नहीं होता कि एश्योर्ड प्राइस नहीं। लेकिन उसके तहत सरकार ने फिर इसको देखते हुए बवंतर भरपाई योजना शुरू की है। अभी मंडी में अगर कम रेट पे बिकता तो सरकार उसकी भरपाई करे। अच्छा, बवंतर भरपाई पर काफ़ी चर्चा होती है और किसानों से मैं अक्सर मिलता रहता हूँ। तो जैसे आज की बात करें
अभी टमाटर जो टूट रहा है ना आजकल में मेरे यहाँ गांगर पधाना में, वो 250 रुपये का करेट है 25 किलो का। और किसानों ने मेरे को ये बोला कि 350 का डॉक्टर साहब अगर बिकता है ना ये, तब जाके एट पार या कुछ लाभ माना जाता है। तो भवंतर भरपाई में किसान या तो बहुत एक्टिव या अलर्ट नहीं है, उनको पता नहीं है। इस संदर्भ में आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? ये जो भी रेट तय हुए हैं भवंतर भरपाई के, जिसको हम एक प्रोटेक्टेड प्राइस कहते हैं, और वो प्राइस वो है जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है। और जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकाली गई है पर किलो के हिसाब से, जैसे टमाटर की 6 रुपये हमने चिन्हित की हुई है, तो वो कॉस्ट वो है जिसमें उसके सभी तरह के खर्चे शामिल हैं, जिसके अंदर इवन जो उसकी लैंड की जो वैल्यू, जो रेंटल वैल्यू है वो, प्लस उसकी जो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेज हैं कल्टीवेशन के अलावा भी, और उसका इंश्योरेंस का, ये सब चार्जेस उसके अंदर शामिल हैं। तो अगर हम देखें कि अगर 100 कुंटल भी अगर टमाटर निकलता है तो लगभग 6 रुपये से तो लगभग 60,000 रुपये के आसपास का वो उसकी कीमत है जो हमने आंकी हुई है खर्चे की। तो ये तो उम्मीद हम करते हैं, किसानों का कहना ठीक है कि अगर उसका 60,000 रुपये में तक अगर बिकता है 1 किला, उससे ऊपर बिकेगा वो उसके मार्जिन में आ जाता है। हाँ, तो अब मेरे हिसाब से तो वो लाभ में ही जा रहा है। और पिछले अब 2-3 साल से अगर हम देखें तो जो भी सब्जी के जो रेट हैं जो भी रेट मार्केट में रहे, रिटेल मार्केट, होलसेल मार्केट में, वो हमारे जो प्रोटेक्टेड प्राइस उससे ज़्यादा ही है, मतलब जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन से ज़्यादा ही रहे हैं। और पिछले 4-5 साल में जब से भवंतर योजना शुरू की है, लगभग हम 14 करोड़ रुपए करीब अभी तक हम किसानों को दे पाए हैं। किसान भाइयों, साहब ने बोला कि भवंतर भरपाई के अंतर्गत लगभग हरियाणा प्रदेश में 14 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी राशि है। तो आप निरंतर बागवानी में और सब्जियों में आते रहें, सरकार आपके साथ है। मैं अनुरोध सिर्फ किसान भाइयों से ये करूँ कि इसमें क्योंकि जो भवंतर भरपाई योजना का जो कई बार हमसे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुरोध ये है कि वो अपनी अगर सब्जी बेचते हैं मंडी में जाकर, तो उसका जे फार्म जो कटवाएं, और क्योंकि जे फार्म कटने के बाद ही उनको भवंतर भरपाई का लाभ होता है, और अपने रजिस्ट्रेशन भी ज़रूर करवाएं, क्योंकि ऑनलाइन है, कोई हमें अलग से कहीं जाके फॉर्म वगैरह नहीं भरना होता है, ऑनलाइन सारा सिस्टम है। कोई मैसेज डॉक्टर साहब डायरेक्टली आप जो फार्मर को कहना चाहें जिससे उनका रुझान जो है बागवानी की फसलों में बढ़े? मैं एक ख़ास बातचीत पे बिंदु पे मैं केंद्र आकर्षित करना चाहूँगा सभी किसान भाइयों का। सब्जी देखिए, डाइवर्सिफिकेशन करना एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम हो सकता है किसान के यहाँ पर, क्योंकि ट्रेडिशनल खेती को छोड़ के वैसे करते हैं, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी हैं जिसको हम कहते हैं वो ज़रूर अडॉप्ट करें। सिर्फ आप ये मान के मत चलिए कि उसने सब्जी का बीज लाया था और उसने उगाया तो उससे उसको बहुत ज़्यादा पैदावार कम या ज़्यादा वो उसमें नुकसान हुआ, या उसको बहुत पैदा होने के चांस उसको कम हो गए। जब तक आप इसमें साइंस के साथ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करोगे तब तक आप इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाओगे। तो इसलिए आजकल जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ड्रिप इरीगेशंस हैं, मल्चिंग है, लो टनल्स हैं, और पाले से बचने के लिए जो हम ये जो सब्सिडीज़ देते हैं, प्लस गर्मी के अंदर जो भी आप सिस्टम्स अडॉप्ट कर सकते हैं, माइक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर वगैरह, टेक्नोलॉजी को ज़रूर अडॉप्ट करें। बैम्बू स्टैकिंग है, बड़ी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, 65,000 एक किले के ऊपर आता है, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं उसमें भी सब्सिडीज़ हैं। नेट हाउस की मैं मानता हूँ कि कॉस्ट थोड़ी 15 लाख के आसपास आती है सब्सिडी, उसमें 50% है, लेकिन बैम्बू स्टैकिंग से शुरू कर लें, टेक्नोलॉजी के ऊपर आएँ, तब आपका इसमें सरकार जो भी सब्सिडी का है उसका वो आप लाभ उठाएं, और किसानों को नुकसान कम से कम होगा, और इसमें जो मुनाफा है काफ़ी ज़्यादा है। उसका मेरा संदेश यही है कि किसानों का जो भी हमारे केंद्र बने हुए हैं वहाँ पे जाके उसकी टेक्नोलॉजी। किसान भाइयों, साहब ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप नवीनतम तकनीकों को ज़रूर अपनाएं। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि आप विविधीकरण में आना है तो सब्जी लगाएं। ज़्यादातर आप जब तकनीक लगाएंगे तो आपकी पैदावारी में होगा इजाफा, और सरकार की ओर से, इनके विभाग की ओर से प्रत्येक ज़िला में उप निदेशक बागवानी बैठते हैं, उनका कार्यालय है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और काफ़ी सारी सुविधाएं जो इनके कार्यालय से दी जाती हैं उनका भी इन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में हमको बताया। मैं अपनी ओर से एवं आप सब किसान भाइयों की ओर से
डॉक्टर सैनी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद, और आपके चैनल को भी हमारी तरफ से ग्रीटिंग्स हैं जी। आजकल माहौल त्योहारों का भी चल रहा है। धन्यवाद। थैंक यू।